द CGPSC कोच बिलासपुर एवं बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपन देखते हैं कि 2018 पे जो ACF एवं रेंजर का जो क्लासेस अपन लिए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन हुए थे। तो उसी क्वेश्चन को लेकर अपन इस बार क्या करते हैं, उस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ऑप्शनल दिया हुआ है, उनमें से जो लास्ट ऑप्शनल होता है इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो वो आंसर मतलब जो रहता है उसका महत्व भी होता है जो 5th नंबर पे रहता है। लेकिन जो 4 ऑप्शनल दिया हुआ है उस 4 ऑप्शनल किसका किसका है और उस क्वेश्चन से क्या रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं जो 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से जो 30 क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2018 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ADH, मतलब ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। कौन सा भाई? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो देखिएगा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है इसका जो सिक्रेशन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेकेंड पार्ट्स है, मतलब ये हो गया एंटीरियर पार्ट्स और ये हो गया आपका पोस्टीरियर पार्ट्स। ये जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है इसी से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पहला हार्मोन आपका ADH है जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हुआ? ADH का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं इसको। ठीक, और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। इस हार्मोन्स को अपन वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको वेसोप्रोसिन कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ यहीं से एक और हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन का क्वेश्चन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? तो कहां से हुआ भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से हुआ, जो क्या काम करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसमें पहला ऑप्शनल है लीवर, तो यकृत से ये इस टाइप का हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। दूसरा है सलाइवा ग्लैंड्स, तो सबको पता है कि सलाइवा ग्लैंड हमारे माउथ में होता है जिसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, मतलब 3 प्रकार के ग्लैंड्स बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं उसको, पहला को पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा होता है आपका मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होता है ये किडनी के ऊपर होता है, तो इससे भी ये हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। अगला ऑप्शन है थाइमस। तो थाइमस सबको पता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन करता है वो थाइमस ग्लैंड करता है। क्लियर हुआ? जो चेस्ट के पास रहता है, मतलब हार्ट और जो ये स्टर्नम होगा उसके साइड पे क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? जो बच्चों में अधिक विकसित होगा और बुढ़ापे में धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन हो गया। इसमें चारों ऑप्शन का कोई आंसर नहीं हुआ, एंटी डायूरेटिक से संबंधित नहीं है। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा भाई? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ADH का सिक्रेशन किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी के किस भाग से हो रहा है? तो पोस्टीरियर साइड से। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेनिंजन एक वचन है या बहुवचन पूछा यहाँ पास है। व्हाट इज द सिंगुलर नंबर ऑफ मेनिंजन? तो ये जो मेनिंजेंस होता है ये मेम्ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का मेम्ब्रेन होता है। ब्रेन का क्या होगा भाई? मेम्ब्रेन। जो आपको पता होगा कि ब्रेन के जनरली कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं भाई आपके पास? ये तो आपको 3 पार्ट्स रहता है ब्रेन का, लेकिन इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन्स होता है। कितने मेम्ब्रेन होगा? 3 मेम्ब्रेन होता है। आउटर, ड्यूरामेटर, बीच का होता है आपका आर्टेनाइट और तीसरा होता है आपका पायामेटर। तो ये जो 3 मेम्ब्रेन को एक साथ अपन क्या कर देते हैं? मेनिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? मेनिंज। तो इसको एक वचन पूछ रहा है या बहुवचन? तो देखिएगा अगर वो मेनिंज दिया है तो वो एक वचन है,
ठीक, अगर तीनों को एक साथ इंक्लूड करके पूछता कि ये क्या होगा तो ये होता आपका बहुवचन, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या होगा अपने पास भाई एक वचन, क्योंकि लिखा है यहाँ पर से पहला मैनिक्स, दूसरा होता है आपका मेनिंजे, तीसरा होता है आपका मिनी, चौथा होता है आपका सभी, पांचवा होगा इनमें से कोई नहीं। तो पहला देखिएगा मैनिक्स लिखा, तो मैनिक्स नहीं, देखिए मैनिक्स क्या है एक वचन है, और मेनिंजन अगर बोलता तो वो बहुवचन होता, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका, मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई मैनिक्स होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है अपने पास वो है ग्लूकोगान हार्मोन का सिक्रेशन होता है अग्नाशय के द्विपार्थी कोशिका से, मतलब देखिएगा इसमें जो ग्लूकेगान हार्मोन्स होता है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास ग्लूकेगान, ये जो ग्लूकेगान हार्मोन्स होता है ये जनरली इधर देखिएगा ये जो ग्लूकेगान होता है ये हमारे बॉडी का क्या हो गया भाई पैंक्रियास हो गया, जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होगा। लेकिन ये एक्सोक्राइन में, ठीक, और एंडोक्राइन और मिक्स तीनों, मतलब ये एक्सो हो गया और एंडो हो गया, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये जो मिक्स ग्लैंड से इसके जो अंदर जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो 4 टाइप के सेल, मतलब क्या मिलेगा भाई 4 टाइप के सेल्स होता है, पहला होगा अल्फा सेल, दूसरा होगा बीटा सेल, तीसरा होगा डेल्टा सेल और चौथा होता है आपका भाई गामा सेल होगा। क्लियर हुआ? तो ये अपन देखते हैं जनरली जो अल्फा सेल होगा, ठीक, अल्फा सेल मतलब किसका सिक्रेशन कर रहा है ग्लूकोगान, मतलब पैंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकोगान हार्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होता है। पहला क्लियर हुआ, ग्लूकोगान हार्मोन का सिक्रेशन कहां हो रहा है भाई पैंक्रियास के अल्फा सेल से। पहला ऑप्शन रहा है बीटा सेल से, तो बीटा सेल से क्या होता है भाई आपका इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है एसिनर, तो एसिनर जब इसकी हम पैंक्रियास का सेक्शन कटिंग काटते हैं तो ऐसी इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो फ्लावर के समान होता है, इसको अपन कहते हैं एसिनस कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी एसिनस में कहीं कहीं पास क्या होता है सेल्स होता है जिसको अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है, तो एसिनस भी नहीं होगा। तीसरा दिया आपका आंसर मतलब जो ऑप्शन दिया है अल्फा, तो अल्फा से ग्लूकेगान हार्मोन का सिक्रेशन होगा। चौथा दिया है सभी से, तो सभी तो नहीं हो सकता। पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन होगा भाई आपका अल्फा सेल से ग्लूकोगान हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ पोषक हार्मोन का नाम बताइए, मतलब नेम द हार्मोन दैट मेंटेन प्रेगनेंसी। देखिएगा जो प्रेगनेंसी होता है क्या होता है भाई प्रेगनेंसी, ये जो प्रेगनेंसी होता है उस समय जो पोषक का काम करता है, ठीक, पोषक का जनरली देखेंगे तो ये जो न्यूट्रिशन का काम तो जनरली कौन करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। कौन काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन यही प्रोजेस्टेरॉन है जो एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरॉन होगा। जब यही दो हार्मोन शरीर में कम होता है तभी कौन सा साइकिल चलता है मैचुरेशन साइकिल चलता है। क्लियर हुआ? मतलब प्रेगनेंसी के समय न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कौन कर रहा है अभी आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। क्लियर है? लेकिन जो यूटेरस है मतलब जो गर्भाशय है उसको डेवलपमेंट या संकुचन कहे या शीतलन कहे या डेवलपमेंट का काम कौन करता है तो ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं पास? तो इसमें पहला हार्मोन्स का नाम लिखा है आपने पास वृद्धि हार्मोन्स, तो ग्रोथ संबंधित हार्मोन है, वो न्यूट्रिशन से कोई संबंधित नहीं है। ग्रोथ हार्मोन्स को जबकि क्या कहते हैं भाई इसको स्ट्राइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है ग्रोथ हार्मोन्स को। फिर सेकेंड ऑप्शन है आपका इपिनेफ्रिन, तो इपिनेफ्रिन मतलब ये हमारा क्या हो गया भाई आपका किडनी हो गया
किडनी के ऊपर में रहता है आपका एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। इस एड्रिनल ग्लैंड्स के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेडुला होता है। तो ये जो मेडुला के पार्ट्स होते हैं उससे दो हार्मोन का सिक्रेशन होगा, पहला होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है आपका नॉन एपिनेफ्रिन होगा। क्लियर हुआ? तो ये तो समझ आ गया ये गर्भकोश संबंधित हार्मोन्स नहीं है, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है, एक्टिवेट का काम करता है ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। तीसरा आपको बता दिया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन बताया आपका प्रेगनेंसी के लिए है, जो क्या करता है उसको भाई गर्भपोषक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये बॉयज में सिक्रेशन होता है। जब बॉयज 13 से 14 साल का होता है तभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होगा, तभी उसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है, या द्वितीयक लैंगिक लक्षण को वो रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर इसका जो क्वेश्चन का आंसर हुआ गर्भपोषक हार्मोन्स का नाम, तो उसमें कौन होगा भाई आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होगा। क्लियर हुआ? तो इस बार क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, कैसे कौन सा हार्मोन्स की कमी होने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन यही जो दो हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी के दौरान अधिक रहता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान अधिक रहता है इसी कारण फीमेल में मैच्योरेशन साइकिल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, किस आबादी में किसी एक जीन की एलील की संख्या क्या हो सकती है, मतलब पर्टिकुलर किसी एक एरिया है। जैसे देखिएगा पूछा है यहाँ पास किसी एक जीन के एलील की संख्या क्या हो सकती है, किसी एक जीन की, मतलब ये हमारा एरिया हो गया, क्या हो गया भाई हमारा ये एरिया है। इस एरिया पे पूछ रहा है किसी एक जीन के एलील, किसी भी एक जीन, या कैपिटल ए हो सकता है, या स्मॉल ए स्मॉल या स्मॉल हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल हो सकता है, या कैपिटल बी स्मॉल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है उस एलील पे। तो वहां पर एलील की संख्या अगर सेम है तब भी एलील कहेंगे, वो जोड़ी पे है तो ठीक, अगर वो ऐसा है तब भी ये एलील कहलाएगा। लेकिन इससे ज्यादा हो गया, मतलब जैसे कि ट्रिपल ए हो गया, या ट्रिपल ए स्मॉल हो सकता है, या ट्रिपल बी हो सकता है, या स्मॉल बी हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, तो उसे अपन कहते हैं भाई मल्टीपल एलील कहते हैं। तो क्वेश्चन है किसी आबादी में किसी एक जीन के एलील की संख्या क्या हो सकती है, तो हम क्या बताए भाई एक से अधिक हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है वो मल्टीपल एलील हो सकता है। इसका ऑप्शनल है पहला एक, तो एक तो नहीं हो सकता है ठीक, मतलब ऑप्शन एक भी होगा, 2 भी होता है, 3 भी होगा, लेकिन 3 से ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पास ऑप्शनल क्या दिया भाई, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 और बहुत से, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई बहुत से हो सकता है, क्योंकि आपको बता दिए हैं मल्टीपल एलील्स होता है। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन क्वेश्चन यहीं पास पलटी मार सकता है भाई। मान लीजिएगा अगर गुणसूत्र के जो सेट होगा, हैप्लॉइड सेट होगा, उसको क्या कहते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका, मतलब क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। क्लियर हुआ? इस प्रकार से देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, द्विगुणित पुष्पन पौधे के लिए भाग में मोनोहैप्लॉइड क्रोमोसोम देखे जा सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में बोले तो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड होगा, सिंगल होगा। तो इसमें कहता है मोनोहैप्लॉइड गुणसूत्र देखे जा सकते हैं। तो पहला आंसर है इसमें एंथर-1, पहला ऑप्शनल है, लेकिन इसका आंसर सुन लीजिएगा, जो हैप्लॉइड होगा, जो सिंगल क्रोमोसोम होगा, वो हमेशा जनरेटिव सेल में होता है। हमेशा कौन से सेल पे होगा भाई, जनन कोशिका के जनरेटिव सेल में। कौन से सेल में होगा भाई, जनरेटिव सेल में होगा। तो ये जो जनरेटिव सेल होगा, इसमें देखते हैं अपन, ये जो जनरेटिव सेल होगा इसमें देखिएगा सिंगल सेल होगा, जैसे कि मान लीजिए सिंगल सेल है ठीक,
तो सिंगल सेल मान लीजिएगा अपन कहते हैं भाई अपन ये पोलैंड ग्रेन होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो जनरेटिव सेल मतलब कौन होगा भाई आपका पोलैंड ग्रेन। इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका परागकोश भित्ति मतलब एंथर वॉल। तो ये देखिएगा ये हमारा होता है एंथर होता है। क्या होगा भाई? ये एंथर। तो ये जो बाहर होगा इसको कहते हैं एंथर का वाल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इसको एंथर का वाल। ये जो एंथर का वाल होगा इसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है। क्लियर है? तो एपिडर्मिस में कोई भी जनरेटिव सेल्स नहीं होता। क्लियर हुआ? ये सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है जहां पास एंथर का वाल बोलते हैं या उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। अगर यहां क्वेश्चन पूछेगा तो सेकंड कहता है जिसको कहते हैं आपका एंडोथीसियम कहेंगे। थर्ड में होगा आपका मिडिल लेयर होगा, फिर अंत में होगा आपका टैपेटम। इस टैपेटम के अंदर पे रहता है आपका पोलैंड ग्रेन और ये जो पोलैंड ग्रेन होगा ये जनरेटिव सेल्स होगा और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होगा भाई? हैप्लॉइड होगा। मैं पहले ही बता दिया था कि कोई भी जनरेटिव सेल्स होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक, दूसरा है परागकण। तो इसका आंसर अपने को क्या मिला भाई? पोलैंड ग्रेन का क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होगा। तीसरा ऑप्शन है केंद्रित न्यूक्लियोलस। तो आपको पता है कि केंद्रक के अंदर पे ये रहता है आपका न्यूक्लियोलस रहता है। क्लियर है? इसी के कारण सेल का डिवीजन होता है। जिस सेल पे ये नहीं होगा सेल का डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ भरा रहता है आरएनए और केंद्रक के अंदर भरा रहता है आपका डीएनए और यही डीएनए जब टूटता है तो क्रोमोसोम का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है तो क्रोमोसोम्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? फिर देखते हैं इसमें। हाँ, अगला है भाई आपका जाइगोट। उसी का ऑप्शनल है जाइगोट का। ये जो जाइगोट होगा ये जाइगोट जो बनता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद। जैसे कि मान लीजिए पोलैंड ग्रेन हुआ, ये पोलैंड ग्रेन हुआ और ये क्या हुआ? प्लांट का ओव्यूल हुआ। ठीक, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो आपको पता है। ठीक, इसके 2 पार्ट्स में और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो 3 होता है इसको कहते हैं आपका एंटीपोडल्स कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? एंटीपोडल्स कहते हैं। बीच को कहते हैं अपन पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बीच में है ये कहलाता है एग और ये अगल बगल जो साइड में है ये कहलाता है आपका सिनर्जिड्स कहलाता है। तो अपने पास वहां ज्यादा डीप अभी बातें पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है जाइगोट। तो ये जो मेन न्यूक्लियाई का जो एक न्यूक्लियस है ये डिवीजन करता है और आगे चल के 2 मेन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। अब इसका डीप बाद में पढ़ाएंगे अपन। इस 2 मेन न्यूक्लियाई में से जो एक मेन न्यूक्लियाई होगा इस एक के साथ क्या करता है? फ्यूजन करता है। जब ये भी सिंगल एन है और इसका भी मेन न्यूक्लियाई में से एक सिंगल एन है तो जब 2 एन मिलेगा तो कितना एन बनाएगा भाई? 2n। और जहां 2n बनेगा वहीं क्या बनेगा भाई? जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण अधिक होता है? मतलब पूछ रहा है भाई अपने पास मतलब सेल डिवीजन के किस माइटोसिस डिवीजन पे मतलब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम का सिंथेसिस होगा या डीएनए का सिंथेसिस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन को पूछा है तो सेल साइकिल की किस अवस्था पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है पूछा है। तो देखिएगा आगे इसको डीप पढ़ेंगे, अभी सिंपल देखते हैं इसका। ये हमारा है सेल साइकिल होगा। ये जो सेल साइकिल में देखिएगा जनरली बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो G0 को नहीं बताते, लेकिन ये है स्टार्टिंग अवस्था ही। ठीक, इसके बाद होता है आपका G1 फेज, इसके बाद होता है आपका S फेज और ये होगा आपका G2 फेज और ये यहां से जो दिख रहा है ये कहलाता है आपका M फेज कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अपन देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए का संश्लेषण कहां होगा। तो आगे पढ़ेंगे इसको अपन सेल साइकिल को।
ठीक, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सिक्रेशन हुआ, मतलब यहाँ पास डीएनए आरएनए बनना स्टार्ट हुआ। तो ये जो एस फेज होता है इसको कहते हैं सिंथेसिस या हिंदी में कहते हैं संश्लेषण कहते हैं। मतलब एक का क्या होना, डबल। तो यही पास ये जो सिंगल है ये क्या होने लगता है, डबल होने लगता है। क्या होने लगता है भाई, डबल। मतलब एक का दो हुआ, जब एक का दो हुआ तो इसको अपन क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं, या इसी को अपन क्या कहते हैं भाई, सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है। लेकिन सेल साइकिल का ये जो इस अवस्था पे जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कम टाइम लेता है, लेकिन लंबा टाइम कौन लेता है, तो G1 फेज। लेकिन एरिया अगर बड़ा पूछा तो कौन सा अवस्था पे होगा भाई, एस फेज पे। तो हमारा क्वेश्चन है डीएनए का डुप्लीकेशन कहां होगा, तो एस फेज पे। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास? यहाँ पास डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सिक्रेशन, यहाँ पास क्या होगा, डबल, यहाँ पास क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। फिर देखते हैं अपन इसका जो पहला ऑप्शन है वो एम प्रावस्था। तो एम में सेल का डिवीजन होता है, ना कि उसका संश्लेषण। G2 प्रावस्था पे यहाँ पर सेल ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, पूर्ण होगा, किसके लिए, तो डिवीजन होने के लिए। एस फेज में क्या होगा, उसका डुप्लीकेशन होगा और सिंथेसिस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, मेल्विन कैल्विन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मेल्विन कैल्विन इज नोन फॉर हिज वर्क इन द एरिया। मतलब आपको सबको पता है कि जहां मेल्विन कैल्विन का नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए फोटोसिंथेसिस। क्या आना चाहिए भाई अपने दिमाग में, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस को याद रखना अपने पास, एक तो अपने पास लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा अपने पास डार्क रिएक्शन। मतलब लाइट मतलब प्रकाश और डार्क मतलब अंधकार। तो जो मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक है, फोटोसिंथेसिस का कौन सी रिएक्शन पे काम किया था, डार्क रिएक्शन। अब जब डार्क रिएक्शन पे काम किया था तो देखिए वहां पर पहले ही आपने दे दिया है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है। प्रकाश संश्लेषण, तो मेल्विन कैल्विन किस पे काम किया है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पलटी मार दिया, पूछा मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के किस भाग में काम किया था, तो कौन सा भाग होगा भाई, डार्क रिएक्शन, जिसको अपन मेल्विन कैल्विन को कहा जाता है आपका C3 साइकिल कहा जाता है। अगर पूछ दिया कि मेल्विन कैल्विन ने कौन सा प्लांट में काम किया था, तो वो प्लांट है आपका क्लोरेला, जो कैसा होगा, तो नॉन मोटाइल। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है अपने पास, नॉन मोटाइल मतलब इस टाइप का होगा भाई। और ये जो क्लोरेला होगा एक प्रकार के क्या है, वो एल्गी मतलब शैवाल। जब दुनिया पूरा नष्ट हो जाएगा तो सिर्फ कौन सा प्लांट बचेगा, तो वो है आपका क्लोरेला बचेगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास? जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन होता है। फिर इसमें कहता है देखिएगा, फिर अगला इसमें प्रकाश संश्लेषण, बीज अंकुरण, श्वसन। तो अपने पास क्या है भाई, अपने पास प्रकाश संश्लेषण। अगला कहता है भाई आपका चक्रमण क्रिया में कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है। पूछा है साइक्लोसिस में इन द मूव इन द साइटोप्लाज्म। मतलब पूछता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो साइक्लोसिस करता है। साइक्लोसिस मतलब मूवमेंट करना, जैसे कि हम है पर्टिकुलर एक हमारा एरिया है तो हम ऐसे जो मूव कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है भाई, साइक्लोसिस होता है। मतलब वही पास क्या करना अपने पास भाई, गति करना। तो देखिएगा कैसे गति करता है, कौन स्पीसीज है। पहला ऑप्शन है अपने पास केंद्रक। तो केंद्रक का जो स्थायी है अपने पास, क्लियर है। फिर कहता है न्यूक्लियोलस। तो ये अगर ये मान लीजिएगा पूरे सेल है, ये सेल के अंदर जो मेन है कंट्रोल करता है वो आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा वो न्यूक्लियोलस है। क्लियर हुआ। फिर ये भी नहीं हो सकता, केंद्रक नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं हो सकता। तीसरा होता है गैस्ट्रियोल्स। तो ध्यान से सुनिएगा, पर्टिकुलर इस एरिया पे अगर साइटोप्लाज्म है सेल पे,
तो यहाँ पर अगर कोई स्पीसीज है, मान लीजिएगा वो गति कर रहा है, तो ये चारों तरफ मूवमेंट करता है, साइकोसिस टाइप का गति करता है, मतलब चारों तरफ घूमता है, मतलब कुल मिला के साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखिएगा साइटोप्लाज्म नहीं दिया है, तो अगला दिया है गैस्ट्रियोल्स। इसका आंसर क्या होगा? गैस्ट्रियोल्स होगा। ये स्पीसीज है, जनरली क्या होता है, ये आपको प्लांट मतलब साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, क्रेटिनिज्म तथा मिक्सिडेमा असामान्य कार्य के परिणाम है। मतलब देखिएगा असामान्य, जैसे कि आपको पता होना चाहिए मिक्सिडेमा या क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक। तो ये देखिएगा, ये जो मिक्सिडेमा और क्रेटिनिज्म होता है, तो ये देखिएगा ये हमारा क्या होगा, थायराइड होगा। क्या भाई हमारा ये थायराइड। थायराइड मतलब मान लीजिएगा ये जो गले के पास है, ठीक, ये कौन सा ग्लैंड होगा भाई आपका? थायराइड ग्लैंड है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक। और सबसे बड़ा ग्लैंड है, मतलब घर का भी सबसे बड़ा मालिक कौन होगा भाई आपका? फीमेल होती है। कौन होती है सबसे बड़ा मालिक घर का? फीमेल। तो इस फीमेल में भी जो थायराइड ग्लैंड होता है ये लार्ज होता है, ये चीज याद रखिएगा। मतलब लार्ज कौन होगा भाई आपका? थायराइड ग्लैंड होगा। तो उसी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले क्या होते हैं भाई, ये आपका मतलब इसकी कमी से, मतलब जो देखिएगा थायराइड ग्लैंड के दो भाग होते हैं, ठीक। जनरली 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होगा आपका T3, T4 और एक और होता है आपका। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड हमेशा आयोडीन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है भाई आपके पास? आयोडीन को कंट्रोल करता है। अगर ये हमारा काम करना असामान्य हो जाएगा तो हमको कौन सी बीमारी होगा भाई? आयोडीन की कमी से। मतलब बहुत सारी बीमारी होगा, जैसे गले पे अंगूर के समान गुच्छे आना, ठीक, आंख का बाहर निकलना जैसे एक्टोपैथेल्मिक होगा। क्लियर हुआ? और क्या हो सकता है? क्रेटिनिज्म होगा। अगला होता है मैक्सिडेमा, मतलब त्वचा वचा मतलब असामान्य दिखने लगे, होठ कटा वाला दिखेगा। ये पूरा किससे संबंधित है? तो थायराइड ग्लैंड से। तो पूछा है क्रेटिनिज्म तथा मिक्सिडेमा असामान्य कार्य के परिणाम है, तो थायराइड तथा आयोडीन का परिणाम है ये। क्लियर हो? क्योंकि पिट्यूटरी और पोटेशियम से नहीं है, पैराथायराइड और कैल्शियम के कारण नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पैराथायराइड जो कैल्शियम होता है, ये जो थायराइड के अंदर में पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है, इस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होता है वो पैराथार्मोन्स है। लेकिन थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स क्या होगा भाई आपका? मतलब बहुत सारे हार्मोन्स है, T3 और T4 होगा। क्लियर हुआ? फिर अगला है आपका थोरेसिक नलिका लिम्फ ले जाकर खाली करती है। देखिएगा लिखा है यहाँ से, थोरिक डक्ट कैरियर लिम्फ एंड द इम्पेटिस इनटू, लेकिन थोरेसिक नलिका लिम्फ को ले जाता है और वहां पर क्या करती है? खाली करती है। इसका पूरा ले जाता है स्कंद शिरा को, मतलब क्या होता है? सब क्लेविकल वेन्स को जाता है। क्योंकि पल्मोनरी वेन आपको पता है, लिखिएगा पल्मोनरी वेन हो गया और हेपेटिक पोर्टल वेन्स हो गया। ये देखिए सब अलग अलग है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका, इसमें क्या दिया है? सब क्लेविकल वेन। इसका ये ब्लड से संबंधित है, इससे कोई संबंधित नहीं है, लिम्फ से। अगला होता है पल्मोनरी सीरा। तो आपको पता है कि ये हमारे जो हार्ट्स होते हैं, ये देखिएगा ये हमारे हार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे जो नली निकला रहता है, ये जो देखिएगा यहाँ से ऐसे एक यहाँ और एक ऐसे रहता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है, क्लियर हुआ? पल्मोनरी क्या होगा? आर्टरीज, मतलब डीऑक्सीजनेट ब्लड को। क्लियर हुआ? और पल्मोनरी वेन होगा, ये ऑक्सीजनेट ब्लड को मतलब कहाँ लाता है भाई? फेफड़ा से कहाँ लाता है? वो हार्ट पे लाता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा उसका। यकृत वाही शिरा, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो आपको याद रखना है, जो हिपैटिक पोर्टल्स वेन होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिशन होता है उसको वो कहाँ लाता है? लीवर पे लाता है। क्लियर हुआ? ये भी आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? सब क्लेविनल वेन्स होगा। जो लिम्फ मतलब क्या होता है भाई? आपका घाव को भरने का काम करता है। और वही जो आपस में दो लिम्फ जब मिलता है तो लिम्फेटिक नोड बनाता है, और वही लिम्फेटिक नोड होता है जो एंटीबॉडीज का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हृदयाघात की ओर अग्रसर करता है? हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक करता है। तो देखिएगा जो हार्ट अटैक का काम करता है वो हमेशा कोरोनरी ब्लॉकेज करता है, मतलब कोरोनरी सिस्टम को क्या कर देता है? वो ब्लॉकेज कर देता है।
जब हमारा पंप करना काम बंद कर देगा तो हमको क्या आएगा भाई, हार्ट अटैक आता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें विटामिन ए की अल्पता। तो विटामिन ए की अल्पता से ऐसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक। लेकिन हाँ, विटामिन ए की कमजोरी से आंख की रोशनी क्या होती है, कम होती है। लेकिन विटामिन ए की भरपाई करना है तो सबसे अच्छा उपाय पौष्टिक आहार होता है आपका फिश होता है, मतलब मछली। क्लियर हुआ। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस समय जो मछली का तेल होता है उसकी टैबलेट दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है कोरोनरी ब्लॉकेज। तो ये जो हृदयाघात होगा या हार्ट अटैक होगा वो कोरोनरी ब्लॉकेज के कारण होता है। अगला ऑप्शन है कैरोटिड ब्लॉकेज। तो कैरोटिड से मतलब ये तो हो गया आपका आर्टरीज वाला ब्लॉकेज, इससे भी कोई मतलब नहीं रहता। हमेशा कौन करता है भाई, कोरोनरी ब्लॉकेज करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोनरी होता है हार्ट के पास वही ऑक्सीजन का सप्लायर करता है। क्लियर है। अगर वो सप्लायर बंद हो गया तो हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट नहीं, बस जो भी डाउट रहेगा आप हमसे बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्सर्जन तंत्र ऊतक पहचानिए। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर से, आइडेंटिफाई द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब पूछ रहा है शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो बाह्य उत्सर्जन करता है, मतलब शरीर के बाहर रह के वो उत्सर्जन करता है, ठीक। तो इसमें पहला देखिएगा, आपको सर्जन का बता रहा हूं। जैसे देखिए अभी कितना पसीना आ रहा है, मतलब ये शरीर का कौन सा अंग होगा भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सलाइवा मतलब लार, ये भी शरीर का क्या होगा, बाहर होगा। लीवर, ये भी शरीर का क्या होगा भाई, बाहर होगा। मतलब जिसमें जैसे कि मान लीजिएगा ये नली है, ठीक, और ये यहां पास नली नहीं है। अगर ये नली के थ्रू बहा, किसके थ्रू बहा भाई, नली के थ्रू बहा, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। क्लियर हुआ। अगर नली के अंदर ही अंदर बह रहा है, इसमें नली की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो क्या होगा भाई, आपका एंडोक्राइन होगा। जिसमें नली की या ट्यूब की रिक्वायर्ड होगी वो एक्सोक्राइन, जिसमें ट्यूब और नली की रिक्वायर्ड नहीं होगी वो एंडोक्राइन, और जिसमें दोनों होगा वो क्या कहलाएगा भाई, आपका मिक्स ग्लैंड होगा, ठीक। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला त्वचा, तो हाँ भाई सर्जी अंग है क्योंकि पसीना बाहर निकल रहा है। गर्मी के दिन होगा तो शरीर से देखिएगा कैल्शियम सोडियम सब बाहर निकलने लगता है पसीना के रूप में। फिर यकृत, यकृत मतलब क्या होगा भाई, आपका लीवर। तो शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे, एक्सोक्राइन पे होगा वो। 1.5 kg का रहता है, 1.5 किलो का रहता है भाई। और दारू पियोगे तो लीवर ही खराब होता है, सबको पता है आपको। अगला कहता है फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब क्या होता है भाई, लंग्स। तो ये जो लंग्स होता है ये भी हमारा क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये क्या करता है, उत्सर्जन, एक्सेशन कर रहा है। इसमें ऑप्शन है आपका सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कहता है देखिएगा कंपेनियन सेल पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कंपेनियन सेल। ये जो कंपेनियन सेल्स होता है ये जनरली जो कंपेनियन सेल होगा, इधर देखिएगा, ये जो कंपेनियन सेल बहुत अंदर से पूछ रहा है एचसीएफ में, याद रखिएगा। ये 11वीं 12वीं से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये डिप्टी कलेक्टर के रैंक का है, ठीक। तो अपन देखते हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कंपेनियन सेल पाया जाता है। तो इसमें देखिएगा जो कंपेनियन सेल से पहले आपको मैं बता देता हूं, ये हमारे पास एक वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल मतलब इसको कहते हैं हिंदी में अपन संवहन पुल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, संवहन पुल, मतलब वास्कुलर बंडल। ये वास्कुलर बंडल का जो ऊपर पार्ट्स होता है ये हमेशा आपका फ्लोएम होगा। क्या होगा, फ्लोएम। नीचे वाला भाग आपका जाइलम होगा और बीच वाला भाग हमारा क्या होगा, कैम्बियम होगा। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, जो कैम्बियम होगा ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब द्वितीय वृद्धि करता है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम होगा ये हमेशा डाइकाट के प्लांट में होता है, मतलब बहुवर्षीय पौधा या जिसका दाल को दो भाग में बंट गया वो प्लांट क्या हो जाएगा, डाइकाट। या जो पौधा शाखा होगा वो प्लांट क्या होगा, डाइकाट। और जिस पौधे पे शाखा नहीं होता उस पौधे में कैम्बियम नहीं पाता। लेकिन
एकबीजपत्री मतलब मोनोकाट का प्लांट जो सिंगल रहता है, जिसमें मतलब कार्टिलेज की संख्या क्या होगी, एक होगा, उसमें भी कैम्बियम क्या होता है आपका प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ही पौधे पे जो अपवाद है, जैसे कि ड्रेसिना, ये क्वेश्चन को पूछ सकता है, और युक्का होता है। यही जो दो पौधा है जिसमें क्या होता है भाई सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो कौन सी कैटेगरी का प्लांट है भाई आपका, मोनोकाट का। लेकिन जनरली जो कैम्बियम होगा वो कौन से पौधे पे होता है, डाइका, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कैंपियन सेल किसमें पाया जाता है, तो कैंपेनियन सेल होता है ये जनरली किसमें होता है भाई आपका, फ्लोएम में होता है। कैसे होता है, क्योंकि वास्कुलर बंडल के दो भाग, पहला होता है आपका फ्लोएम होगा और दूसरा होगा आपका जाइलम होगा। तो फ्लोएम के 4 सेल होते हैं, पहला होता है आपका पैरेन्काइमा सेल, दूसरा होगा आपका ब्लास्ट सेल, और तीसरा होगा आपका कैंपेनियल सेल, और चौथा होता है आपका स्यूप ट्यूब होता है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है कैंपेनियल सेल किसमें पाया जाता है, तो आपका फ्लोएम पे। फ्लोएम की 4 टिश्यू, पैरेन्काइमा, ब्लास्ट सेल, कैंपेनियल सेल और स्यूप ट्यूब। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, स्यूप ट्यूब को कहते हैं अपन चलनी नलिका, और कैंपेनियल सेल को हिंदी में कहते हैं अपन भी क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं सखी कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इसके बिना ये नहीं चलता। तो कैंपेनियल सेल कहां मिलेगा, फ्लोएम। तो इस बार को क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम में कितने पार्ट्स होगा, 4, पहला जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम फाइबर्स होगा, तीसरा होगा ट्रैकिड्स, और चौथा होता है वेसल्स। तो ये ट्रैकिड्स और वेसल होता है, इसका काम होता है नीचे से ऊपर किसको, वाटर को। अगर पूछा पौधे में वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हुआ, तो जाइलम के थ्रू, और पूछ दिया जाइलम के किसके थ्रू होता है, तो ट्रैकिड्स और वेसल, जो नीचे से कहां लेके जाता है, ऊपर। फ्लोएम का काम होता है ऊपर से नीचे किसको लेके आता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान या फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी हुई कार्बनिक पदार्थ को ऊपर से नीचे लाता है। क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या होगा भाई अपने पास, फ्लोएम। आगे आपको डीपली से पढ़ाया जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन जाइलम, तो जाइलम तो होगा नहीं। तीसरा स्टोमेटा, तो स्टोमेटा में ऐसे कैंपेनियल से नहीं पाया जाता। ठीक, अगला होता है ओव्यूल, तो ओव्यूल में क्या होता है भाई आपका कैंपेनियल सेल नहीं पाया जाता। अगला होता है एंथर, तो एंथर में भी आपको कैंपेनियल सेल नहीं होगा। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस मतलब इसको ग्लाइकोलाइसिस को अपन ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे मतलब ये जो ईएमपी पाथवे होगा इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि इसको एम्बेडन, मेयर और पार्मस 3 वैज्ञानिक है जिन्होंने किसको दिया था, कहा था भाई ग्लाइकोलाइसिस को कहा। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सिर्फ कहां चलता है, तो साइटोप्लाज्म में चलता है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस में ये जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो अंत में बनाता है आपका 2-पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है भाई, 2-पायरुविक एसिड। मतलब ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल वाला हुआ, 1 मॉलिक्यूल वाला, कितने कार्बन, 6 कार्बन। जब कहां टूटा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जब टूटा तो क्या बनाया, 2-पायरुविक एसिड। मतलब कितने मॉलिक्यूल वाला, 2 मॉलिक्यूल वाला, कितने कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, टूटेगा। कहां टूटा, तो साइटोप्लाज्म में, और जब टूटा तो क्या बना, 2-पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल वाला, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन, तो 3 कार्बन। कभी कभी पूछ सकता है कि 3 कार्बन वाले कौन सा तत्व होगा, तो 2-पायरुविक एसिड होगा। क्लियर हुआ। तो पहला ऑप्शन है इसमें ग्लूकोज परिवर्तित होता है स्टार्च में, नहीं हुआ। ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हुआ, पायरुविक एसिड पे। ग्लूकोज परिवर्तित होता है एसीटेट में, नहीं होता। ग्लूकोज परिवर्तित होता है पायरुवेट में। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा पायरुवेट लिखा हुआ है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। यही आंसर क्या होगा इसका, सेलेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है।
मतलब देखिएगा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द लोकेटेड विद द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब पूछता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है पंजाब, तो पंजाब चावल के लिए है, गेहूं के लिए है। छत्तीसगढ़ कोयला के लिए है और चावल के लिए। उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए फेमस है। राजस्थान, आपको पता है राजस्थान में क्या आता है, अधिक मात्रा में गेहूं होता है। और अगला ऑप्शन है कर्नाटका, तो ये जो कर्नाटक होता है ये भारतीय विज्ञान का संस्थान है, मतलब अधिक मात्रा में कर्नाटका की तरफ क्या होता है, आपका राइस होता है। क्लियर हुआ। अगला है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में लिंग का निर्धारण कोशिका के किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो देखिए कहता है विच क्रोमोसोम within the cell decides sexuality in the plant। देखिएगा जो प्लांट होता है, इस प्लांट में भी क्या होता है भाई, आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो अभी तक हम जितने पढ़े हैं प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो आफियोग्लासम के प्लांट में होता है। कौन सा होगा भाई, आफियोग्लासम। ये जो आफियोग्लासम का प्लांट होगा ये टेरिडोफाइटा है। कौन सा प्लांट है भाई, टेरिडोफाइटा। तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम अधिक मात्रा में किसमें होगा भाई, आफियोग्लासम, जो किस ग्रुप से आता है, टेरिडोफाइटा। तो यहां पर ज्यादा आपके पास घुमाना नहीं है। पूछा है पौधों में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। प्लांट बॉडी में भी क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। जैसे कि एनिमल में XY क्रोमोसोम होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो जनरली जो नंबर आप इसमें पहला ऑप्शन दिया X तथा Y गुणसूत्र, तो प्लांट में कौन सा नंबर क्रोमोसोम है, X और Y। तो यही जो XY होगा प्लांट में लिंग का निर्धारण करता है। जैसे हम हैं, ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे में लिंग का निर्धारण कौन करता है भी, आपका Y करता है। क्योंकि ये देखिएगा XX लड़की में होता है, लड़कों में क्या होता है, XY। तो लिंग का निर्धारण हम में कौन करता है भी, आपका Y करता है। क्लियर हुआ। लेकिन मछली में जहां फिश की बात करते हैं तो फिश में जो XY होगा ये फीमेल होता है, तो फीमेल में कौन किया, Y किया। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। क्लियर हुआ। लेकिन कीट उट में, क्योंकि कीट में आपको पता है कि XX और X0 होता है, ये फीमेल हो गया और ये क्या हो गया, मेल। तो कीट में या ग्रॉस हॉपर पे हमेशा कौन करता है, तो मेल करता है, क्योंकि X0 ये लिंग का निर्धारण कर रहा है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, X तथा Y गुणसूत्र क्या होता है, प्लांट बॉडी में लिंग का निर्धारण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रूट शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ इन द एल्गी। मतलब पूछता है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके रूट में क्या पाया जाता है, आपका एल्गी पाया जाता है, जो सिम्बायोसिस का कार्य करता है। तो देखिएगा रूट पूछ रहा है, तो रूट की बात करते हैं। देखिएगा प्लांट बॉडी के, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई अपने पास, एल्गी। तो देखिएगा मतलब जो हायर प्लांट होगा, हायर प्लांट के रूट में भी क्या होता है भाई अपने पास, माइकोराइजा। जैसे पाइनस है, पाइनस के रूट में क्या होता है भाई, माइकोराइजा। और ये एक प्रकार के क्या होता है, फंजाई है। ये क्या है, प्रकार के फंजाई, जो कैसा काम करता है अपने पास, सिम्बायोसिस होगा। ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि पाइनस में क्या होता है भाई, सजीवी होता है, लेकिन सजीवी वो एल्गी ना होगी, क्या है वो, फंजाई है। क्लियर हुआ। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया अपने पास, दूसरा ऑप्शन है साइकस। ये देखिएगा साइकस का प्लांट आपने देखा होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ और इंडिया में अधिकतर कौन सा प्लांट है इसका भाई, फीमेल प्लांट्स है। तो जो साइकस का प्लांट ताज के समान दिखाई देता है, जब होटल वोटल जाते हैं बड़ा बड़ा, तो वहां बस मेन गेट के पास ऐसी रहता है, ताज के समान संरचना रहता है। ठीक, ये देखिएगा ये साइकस का प्लांट है। इसके जो रूट होगा वो दो टाइप के रूट होता है। पहला होता है आपका टैप रूट और दूसरा होता है आपका कोरेलाइट रूट। कौन सा रूट होता है भाई, कोरेलाइट रूट। इसी कोरेलाइट रूट में अपने पास एल्गी मिलता है, एल्गी, और क्या होता है अपने पास, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, और ये जो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इसमें दो कॉलोनी पाया जाता है। पहला नॉस्टॉक की कॉलोनी और दूसरा होता है आपका एने बीना होता है।
यही जो NO बिना होगा जो सिम्बायोसिस के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो रूट पूछा है, ठीक, ये तो फंजाई हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, एल्गी। तो साइकस के कौन से रूप में, कोरलाइड रूप में क्या पाया जाता है, नास्टॉक और एनाबिना की कॉलोनी मिलता है। क्लियर हुआ भाई। अगला ऑप्शन था आपका मार्गेंसिया, ये मार्गेंसिया के अंदर में गेमा कप होगा। अगला टेरिस, तो टेरिडोफाइटा का क्या होता है, जिसमें फर्न मिलता है, वो टेरिसो होगा, ठीक। अगला होता है आम, तो आम में क्या होता है भाई, कोई भी सहजीवी रूट में नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज पौधों में बनता है। तो देखिएगा सुक्रोज इन प्लांट इन सिंथेसिस, मतलब प्लांट बॉडी के किस भाग में सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली देखिएगा ये प्लांट बॉडी के कौन से भाग में सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, अभी अपने पास साइटोप्लाज्म में। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था कि पौधे के या एनिमल के कोई भी पार्ट साइटोप्लाज्म में जो भाग होता है उसमें एक ही साइकिल चलता है, वो है तो EPS, मतलब ये चलता है आपका क्या बोलते हैं उसको भाई, आपका ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इसको कहते हैं EMP पाथवे, मतलब एम्बेडर मेयर और पारनास बोलते हैं। तो ये जो EMP पाथवे होगा उस मतलब इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस वाला, तो वो कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म। यही जो साइटोप्लाज्म होगा जहां पर सुक्रोज क्या होता है भी आपका प्राप्त होता है। और सुक्रोज कहाँ बना, साइटोप्लाज्म, और किसके भाग में, तो प्लांट में बनाया। क्लियर हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुक्रोज बनता है वो प्लांट के किस भाग में बना, साइटोप्लाज्म में बना। जबकि यहीं से संबंधित फ्रक्टोज आता है। ये जो फ्रक्टोज बनता है ह्यूमन बॉडी के सिर्फ जहां स्पर्म रहता है उसमें फ्रक्टोज होता है। जब मतलब जो बलात्कार होता है उसमें जो टेस्ट होता है, जिसको अपन फिंगर जो टेस्ट कराते हैं, क्लियर है, उसमें जो टेस्ट होता है वो सिर्फ किसका होता है, तो फ्रक्टोज का टेस्ट होता है। क्लियर हुआ। तो अगर पूछा आपसे सुक्रोज कहाँ बनता है, तो प्लांट बॉडी के साइटोप्लाज्म में। पहला ऑप्शन है केंद्रक, तो केंद्रक में नहीं बनता भाई, केंद्रक में DNA रहता है, वहीं से क्या बनता है आपका क्रोमोसोम। क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे बता दिया कि प्लांट बॉडी का मतलब जो मेन होता है वो कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट, जो एक प्रकार क्या होता है, पिगमेंट्स का काम करता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस से सटा होता है। इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम के भाग हैं। स्मूथ मतलब राइबोसोम एब्सेंट और रफ मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगला आपका साइटोसोल, तो देखिएगा साइटोसोल को ही अपन क्या कहते हैं भाई, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहां पास अपन सुक्रोज क्या होता है, प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शनल दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता है एनर्जी का क्या कहा जाता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। जो सबसे एक्टिव रहता है अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो, जहां पास एनर्जी की आवश्यकता होती है वहां पास दौड़ के आती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिखा है इसमें विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो फल को पकाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो फल को पकाने का जो काम करता है, पहला ऑप्शन दिया इसमें ऑक्सिन, लेकिन जो फल को पकाने का काम करता है वो आपका एथिलीन हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है भाई, एथिलीन हार्मोन्स, जो क्या करता है, फ्रूट को पकाने का काम करता है। देखिएगा फ्रूट मतलब जो रिपनिंग का काम करता है, फ्रूट को जो रिपनिंग का काम करता है वो कौन करता है भाई, आपके पास एथिलीन हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होगा भाई, एथिलीन। क्लियर है। अगर पूछा आपको फ्रूट को पकाने का काम कौन करता है, तो एथिलीन होता है। और ये जो एथिलीन होता है ये मेथेन ग्रुप का होता है। क्या होता है भाई, मेथेन ग्रुप का, CH4 मेथेन। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेथेन गैस होता है ये अधिक मात्रा में किस जगह पे मिलता है, तो दलदल में मिलता है। अगर पूछ दिया जाए आपको कि धान के खेत में कौन सा गैस मिलेगा, तो आपको दिमाग में होना चाहिए मेथेन गैस। लेकिन जहां मेथेन गैस रहेगा वहां नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होती, इसलिए धान की खेतों पे मेथेन गैस अधिक होता है, वहां पास नाइट्रोजन की कमी होता है। उसी नाइट्रोजन की भरपाई के लिए हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। क्लियर हुआ। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है भाई आपका प्लांट बॉडी के सूट अपेक्स में, और दूसरा कहाँ मिलता है तो प्लांट बॉडी के रूट। मतलब ये पौधे का क्या होगा अग्रभाग, और ये पौधे का क्या होगा भाई आपका अग्रभाग होगा। मतलब ये सूट का होगा और ये रूट का होगा। इन दोनों जगह पे ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या होता है प्रेजेंट रहता है, लेकिन जहां ऑक्सीजन हार्मोन्स होगा वो प्रकाश की तरफ झुक जाएगा। क्लियर है। दूसरा जिबरलिन, तो जिबरलिन को कहते हैं अपन वृद्धि संबंधित हार्मोन्स है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट को परिपक्व करता है। क्लियर हुआ। अगला एथिलीन, तो बता दिया मैं आपको फ्रूट रिपनिंग का काम कौन करता है तो एथिलीन हार्मोन्स करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका प्लासेंटेशन फाउंड इन लेग्यूम प्लांट। मतलब कहता है कि ऐसे कौन सा प्लांट है जिसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन मिलेगा। कौन सा प्लांट मिलेगा भाई मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो देखिएगा जितने भी जो दलहनी पौधा है जिसमें दाल बनता है, कौन सा पौधा भाई दाल, दलहनी पौधे में हमेशा उसका देखिएगा ऐसे लेग्यूम टाइप का रहता है। ठीक। ये जो लेग्यूम्स होता है इसमें जो प्लासेंटेशन होता है ये हमेशा क्या होता है भाई मार्जिनल होता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के रहता है, इस टाइप का रहेगा। क्लियर हुआ। इस टाइप का रहता है मार्जिनल, मतलब जो दलहनी पौधा रहेगा उसमें हमेशा क्या होगा मार्जिनल प्लासेंटेशन। अगला होता है एक्साइल, ये टमाटर आपको टमाटर में मिल जाएगा। पेराइटल ये आपको जैसे कि मान लीजिएगा गुलमुहर का हो गया। फ्री सेंट्रल मतलब इसका जो बीच होता है ये क्या होता है भाई आपका फ्री रहता है, ये कहलाता है आपका फ्री सेंट्रल। तो अपने पास क्या देखते हैं भाई जो लेग्यूमिनस का प्लांट होगा दलहनी पौधा उसमें क्या प्लासेंटेशन मिलेगा मार्जिनल। हाँ लेकिन याद रखिएगा जो दलहनी पौधा है उसके रूट में राइजोबियम होगा। क्या होगा भाई राइजोबियम, जो क्या करता है आपका भाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोलेज। मतलब निम्नलिखित में हाइड्रोलेज का कौन सा है। हाइड्रोलेज ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोलेज मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए भाई स्टमक आना चाहिए आपके दिमाग में। स्टमक मतलब आमाशय आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो आमाशय में देखिएगा एक होता है आपका रेनिन और पेप्सिन, याद रखना रेनिन और पेप्सिन। ये जो पेप्सिन का काम होता है ये हाइड्रोलेज का काम करता है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को जैसे कि लोहा का पार्टिकल्स हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, वो स्टमक में अगर चला जाता है तोड़ने का काम कौन करता है HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। क्लियर है। ये किससे संबंधित है भैया आपका मतलब अगर पेप्सिन अगर पूछा आपसे निम्नलिखित में से हाइड्रोज का काम कौन करता है तो पेप्सिन करता है। ये दूध जो पीला रहता है ये रेनिन का काम करता है। क्लियर हुआ। डाउट कहीं पास। अगला है उसी का ऑप्शनल आर्निथिन। तो आर्निथिन अपन यूरिया आर्निथिन साइकिल पढ़ते हैं जिसमें यूरिया का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, जो कहाँ चलता है लीवर पे। काइटिन तो आपको जितना भी जो फंगल का जो बाल होगा जैसे कि फंगस है तो उसके जो बाहर होगा उसका जो दीवार होगा वो किसका बना होता है काइटिन का बना होता है। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा हाइड्रोलेज कौन सा भाग किसका है तो आपको याद रखना चाहिए पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है उस घटनाक्रम का नाम बताइए जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। देखिएगा लिखा है नेम द फिनोमिना विच कंपनसेटेड फॉर एनॉक्सिया ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। मतलब क्या कहता है भाई आपका मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का अनुपस्थिति का पूरक मतलब जहां पास जैसे कि मान लीजिएगा NaDH2 है। देखिएगा NaDH2 मतलब यहाँ पास हाइड्रोजिनेज हो रहा है। ठीक। अगर अनुपूरक है मतलब कमी हो रहा है और कमी को अगर दूर करना है ठीक है तो डिहाइड्रोजिनेज हो जाता है। क्या हो जाता है डिहाइड्रोजिनेज, जो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक जगह होता है जहां से NaDH2 से क्या बनता है अपने पास भाई NaDH। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है NaDH
मतलब 1 NADH2 बराबर कितना ATP बनता है। तो एक NADH2 बराबर कितना ATP बनेगा भाई, 3 ATP बनेगा। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एक FADH2 बराबर कितना ATP बनेगा, तो कि एक FADH2 बराबर कितना ATP बनेगा भाई, 2 ATP बनेगा। अगर कहीं पास क्वेश्चन पूछ दिया एक GTP बराबर कितना ATP बनेगा, तो 1 ATP बनेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पास आंसर क्या होगा भाई, उस घटनाक्रम का नाम बताइए जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है, मतलब उसको अनुपूरक कहते हैं। तो वहां पास होगा डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्लियर हुआ? अगला होता है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा पेशी उच्छ्वासी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इन ह्यूमन इन द इंस्पिरेटरी होता है। देखिए कहता है पेशी उच्छ्वासन, जैसे कि दिखा देखिएगा, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ उच्छ्वासन। उच्छ्वासन मतलब समझ जाना, बाहर जाना। बाहर जाना मतलब इधर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा क्या हुआ, लंग्स हुआ, और यहाँ पास जब ऑक्सीजन अंदर आएगा तो हमारे जो रिप्स होगा ये बाहर की तरफ जाएगा। रिप्स कहाँ जाएगा, आउटर की तरफ गया। जब ऑक्सीजन आया तो रिप्स कहाँ जाएगा, बाहर। और स्टर्नम मतलब यहाँ पास जो स्टर्नम होगा वो ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पास जो डायफ्राम होगा ये हमेशा कहाँ जाएगा भाई, नीचे। जब ऑक्सीजन अंदर आया तो हमारा रिप्स कहाँ गया, बाहर, तो फैल गया, मतलब बाहर की हुआ, मतलब जो बाहर की तरफ हुआ तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरकोस्टल कहते हैं, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर ऑक्सीजन का अंदर आना तो रिप्स का बाहर की तरफ जाना है, यही इसका क्या होगा भाई, ऑप्शन होगा। अगर यहीं पास शरीर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता तो रिप्स अंदर की ओर आता और डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता। क्लियर हुआ? तो यहाँ पास एक्सटर्नल हो जाता और यहाँ पास क्या हो जाता है, इंटरकोस्टल हो जाता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका भाई, किस ऊतक में प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहता है विच टिश्यू कंटेन अबंडेंट फ्री सेल, मतलब ऐसा कौन सा सेल है मतलब जो स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती है और प्रचुर मात्रा पे मिलता है। कहता है ऊतक में प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती है, तो ये हमारा मान लीजिएगा आर्टरीज और क्या हो गया भाई, वेन्स। तो यहाँ पास क्या बह रहा है हमारा भाई, ब्लड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में अधिक मात्रा में क्या होता है आपका, मतलब प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र कोशिका होती है। सेल मतलब सर्वाइव करते रहता है, एकदम घूमते रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा भाई आपका, पहला ऑप्शन है आपका नर्व सेल, तो नर्व सेल में स्वतंत्र नहीं होता। पेशी मतलब मसल्स में भी स्वतंत्र नहीं होता, ए और बी दोनों नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा भाई आपका, ब्लड। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे शरीर का लार्जेस्ट टिश्यू अगर पूछा तो कौन सा होगा भाई, ब्लड होगा। क्लियर? कई बार पूछता है ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.4। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रेनुलोसाइट्स होता है, मतलब कहता है अभी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एग्रेनुलोसाइट्स। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके ये ब्लड से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्लड से। क्लियर है? एक तो होता है ग्रेनुलर और दूसरा क्या होता है अभी आपका, नॉन ग्रेनुलर होता है। क्या होता है अभी आपका, ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर। तो इधर देखिएगा ये ब्लड हुआ, ब्लड के मतलब ब्लड आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत कीजिएगा। ब्लड के दो भाग होते हैं, ठीक। पहला होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका ब्लड कार्पल्स होता है। ये होगा प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका ब्लड कार्पल्स। तो कार्पल्स के 3 भाग होगा, आगे पढ़ेंगे अपन। आरबीसीएस होगा, डब्ल्यूबीसीएस होगा और तीसरा होगा आपका प्लेटलेट्स होगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी के 2 भाग होते हैं, पहला होगा आपका ग्रेनुलर और दूसरा होता है आपका नॉन ग्रेनुलर या एग्रेनुलर बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्रेनुलोसाइट्स है। एग्रेनुलोसाइट मतलब जो ग्रेनुलर होगा, मतलब गोलाकार होगा, उसमें 2-3 होता है, ठीक। पहला होता है एसिनोफिल, दूसरा होता है बैसिनोफिल और तीसरा होता है आपका न्यूट्रोफिल। ये तीनों गोला होता है, लेकिन जो नॉन गोला होगा वो होगा आपका मोनोसाइट्स और दूसरा होगा आपका लिम्फोसाइट्स होगा। तो ये क्वेश्चन अपने पास पूछा है
कि नॉन रेगुलर कौन होगा, तो मोनोसाइट्स। क्लियर हुआ? पहला न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल, पॉलीमर। तो अपने पास क्या है आपका, ये होगा मोनोसाइट्स होगा, जो क्या होगा भी आपका इरेगुलर होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? अगला क्वेश्चन अपने पास है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसो, जो कि एंटीपोडल विहीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, मतलब ये कई बार पूछ चुका है कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। जनरली ट्राई नहीं होता, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक होता है। मतलब इसमें जो स्पोर की संख्या को डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर देखा, देखिएगा मोनोस्पोरिक मतलब इसमें स्पोर की संख्या क्या होगा, एक। तो इसमें जो आंसर होगा वो होता है आर्निथोरा होगा। क्या होगा भाई, आर्निथोरा। ये प्लांट क्या है, बहुत डीप का है। जैसे कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक का मतलब समझ लीजिएगा। जैसे कि वन सेल है, वन सेल से अगर डिवीजन हुआ तो दो सेल बना, दो सेल से डिवीजन होकर कितना सेल बना भी आपका, चार सेल। चार सेल में से अगर तीन सेल का डेथ हो गया और बचा एक सेल, और यही एक सेल अगर डेवलपमेंट करता है तो वो सेल होता है आपका मोनोस्पोरिक होता है। अगर एक सेल डेवलपमेंट हुआ तो अगर यहीं पास से चार सेल में से दो सेल अगर डेथ होता है और दो सेल डेवलपमेंट होता है तो वो कहलाता है बाइस्पोरिक। अगर यहीं से चारों अगर डेवलपमेंट कर लिया तो ये कहलाता है आपका टेट्रास्पोरिक। कोई डाउट कहीं पास? तो यहाँ पास मोनोस्पोरिक आपको रखना पड़ेगा, इसको प्लांट के नाम को रखना पड़ेगा। तो ये जो मोनोस्पोरिक होगा वो कौन सा प्लांट होगा, आइरेनिथोफोरा। बाकी सब क्या होगा भी आपका, इसमें जितना भी दिया है ये सब कौन सा प्लांट दिया है आपने को, बाइस मतलब टेट्रास्पोरिक का दिया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अगर जहां से भी नहीं बनता बायो वहां से भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परागकण नलिका बीजांड के अंड द्वार में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कहता है व्हेन पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर इट इज द नोन एज। मतलब कहता है कि अगर ओव्यूल के किस भाग से पोलन ग्रेन इंटर कर रहा है, तो वो किस भाग को पूछ रहा है भाई अपने पास को, मतलब माइक्रोपाइलर के भाग से अगर इंटर करता है तो उस भाग को क्या कहते हैं। इधर ध्यान से सुनिएगा भैया और देखिएगा ध्यान से, ठीक? मान लीजिएगा या देखिए इस प्रकार के ओव्यूल को ऑर्थोट्रॉपस कहते हैं, और एक ओव्यूल ऐसा होता है जो अपन क्या कहते हैं इसको, ये देखिएगा इस प्रकार का ओव्यूल होता है। क्लियर हुआ? तो ये जो जिस भाग में देखिएगा, इस भाग में, इस भाग को कहते हैं अपन माइक्रोपाइलर। क्या कहते हैं भाई, माइक्रोपाइलर। इस भाग को कहते हैं अपन चलाजा कहते हैं, और बीच को कहते हैं अपन इंट्यूबमेंट कहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है आपका प्लांट बॉडी का स्टिग्मा हो गया। यहां से अगर पोलन ग्रेन इंटर कर रहा है और इंटर कर रहा है, अगर वो माइक्रोपाइलर से इंटर किया, यहां से कर रहा है माइक्रोपाइलर से। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा है कि माइक्रोपाइलर से अगर पोलन ग्रेन इंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो अगर माइक्रोपाइलर से अगर वो पोलन ग्रेन इंटर करता है तो इसको कहते हैं अपन पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको पोरोगेमी कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं भाई उसको, पोरोगेमी। अगर वहीं पास अगर ये इंट्यूबमेंट से इंटर करता है पोलन ग्रेन, ऐसे जब पोलन ग्रेन अगर इससे इंटर करता है तो इसको कहते हैं बीच से इंटर किया, इस कारण इसको कहते हैं मीजोगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, मीजोगेमी। अगर ये पोलन ग्रेन डायरेक्ट इंटर करता है चलेजा से तो इसको कहते हैं चलाजा गेमी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से हर सब कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोपाइलर से पोलन ग्रेन को अगर इंटर करता है उसे क्या कहते हैं, तो पोरोगेमी। अगर इंट्यूबमेंट से इंटर किया तो उसे क्या कहते हैं, मीजोगेमी। अगर चलेजा से इंटर किया तो चलाजा गेमी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि अगर माइक्रोपाइलर किस भाग को कहते हैं, तो जहां पास आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट एब्सेंट होगा उस भाग को अपन क्या कहते हैं भाई, माइक्रोपाइलर कहते हैं। और यही माइक्रोपाइलर है जो ड्राई बीज में, मतलब सूखा बीज में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है वो सिर्फ किस भाग से होता है, तो माइक्रोपाइलर के भाग से। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग। तो देखिएगा जो खाने योग्य भाग होता है नारियल का, आपको पता है कि जो फाल्स फ्रूट होता है, कौन सा फ्रूट होगा भाई, फाल्स फ्रूट।
ये सब क्या होता है आपका, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक, इसमें इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? तो ये जो नारियल के जनरली देखिएगा, ये नारियल है, इसके 3 भाग देते हैं अपन जनरली। बाहर को कहते हैं अपन इपिकार्प कहते हैं, बीच को कहते हैं अपन मीजोकार्प कहते हैं, और सबसे अंदर वाले भाग को कहते हैं अपन एंडोकार्प। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बाहर का जो छिलका है वो इपिकार्प, जो ठोस और मजबूत है वो मीजोकार्प, लेकिन जो मांस टाइप का रहता है अपने व्हाइट कलर का वो कौन कहलाएगा, एंडोकार्प। तो नारियल के किस भाग को खाया जाता है, तो एंडोकार्प। अगर पूछ दिया आपसे कि बिही का कौन सा भाग खाया जाता है, इपिकार्प और मीजोकार्प। क्लियर हुआ? आम का कौन सा भाग पूछेगा, तो इपिकार्प और मीजोकार्प। तो डाउट कहीं पास? फिर इसमें देखिए एंडोस्पर्म लिखा है, तो उसी का अंदर का भाग क्या कहते हैं, एंडोकार्प। तो जो एंडोस्पर्म होता है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पास, ये एंडोस्पर्म होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये 2 मेल न्यूक्लियाई है, ये नर मेल का, और ये क्या होता है, अभी आपको बता दिया था मैं, पोलर न्यूक्लियाई, और ये बीच वाला क्या बताया था, इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूजन किया ऐसे, तो ये 2n बना, जिससे जाइगोट बनता है। लेकिन ये मेल न्यूक्लियाई, सॉरी, ये जो पोलर, ये जो एक होगा, अगर इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है, ये पहले से ऑलरेडी 2 रहता है, तो ये 2n हो गया और ये 1n हो गया। ये जब मिलता है तो क्या बनाता है, 3n, और जहां 3n बनता है वहां पास क्या बनता है भाई, एंडोस्पर्म। इसी कारण पौधे में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला है आपका अनावृतबीजी एंजियोस्पर्म से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एक प्लांट है, दोनों अलग अलग प्लांट है, ठीक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, वो प्लांट क्या होगा भाई, एंजियोस्पर्म होगा, और जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा वो प्लांट क्या होगा भाई, आपका जिम्नोस्पर्म। मतलब इस पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इस पौधे में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन इस पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इस पौधे में फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है वो एंडोस्पर्म बनता है। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्मा डबल होगा तो ट्रिपल, तो ये कैसा होगा, ट्रिपल होगा, और जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म कैसा होगा, तो हैप्लॉइड होगा, ठीक। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें सीड कैसा होगा, तो नेक्ड सीड होगा। मतलब सीड बना लेकिन ऊपर में कवच का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस प्रकार से 2018 पे जो आपका एससीएफ रेंजर का एग्जाम हुआ था, वो जितने भी क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, उन सभी को मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। जिसमें कोई भी डाउट होगा इसमें, जैसे कि मान लीजिए इसे पूछा वास्कुलर मंडल, कंपाउंड होगा, जीरोफिटिक, क्लियर है, वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कहीं से भी पूछ सकते हैं बायो में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन एससीएफ का आएगा, रेंजर का आएगा, वो थोड़ा सा टफ आएगा। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।